ज्योतिः परं ज्योतिः दीपज्योतिः परं ज्योतिः दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिः नमोऽस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिः नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुज्योतिः नमोऽस्तुते। नमस्कार। अब मैं प्रधानाचार्य जी को मंच पर अतिथि परिचय एवं स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में जिनका हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है, श्रीमान सत्येंद्र जी, जो एक भारत सरकार की कंपनी है NBCC, उसमें आप सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव हैं। आप अमृत महोत्सव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। आप तृतीय वर्ष प्रशिक्षित हैं। वर्तमान में आप महानगर कार्यवाह हैं तथा आप संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। आज भाई साहब का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही भाई साहब प्रकाशवीर जी, शिशु मंदिर के आप प्रधानाचार्य और ये अमृत महोत्सव समिति है उसके सदस्य हैं। मैं कीर्ति बहन जी से आग्रह करूंगा कि दोनों बंधुओं का आप स्वागत करें। मैं बहनों से एक और आग्रह करूंगा, जितने भी सदस्य बैठे हैं सबको तिलक भी करें। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे आज यहाँ पर बोलने का अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं उपस्थित दोनों अतिथि महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमारे इस कार्यक्रम को और सफल बनाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सभी को पता है, भारत इस वर्ष आजादी की 75वीं वर्षगांठ आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहा है और हम सब इससे वाकिफ भी हैं। हम सब सोशल मीडिया से जुड़े हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। इससे संबंधित कुछ ना कुछ कार्यक्रम लगातार साल भर पूरे देश में हो रहे हैं और ये लगभग अगले साल 15 अगस्त तक चलता रहेगा। और हो भी क्यों ना, अच्छा है, ये बहुत एक अच्छा भी है। कहीं ना कहीं हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय निकालकर अपने इतिहास के बारे में जान रहे हैं कि हमने क्या खोया, क्या पाया और भविष्य में हम कहां तक इसको ले जाएंगे। हमारे पूर्वज, स्वतंत्रता सेनानी, आम लोग देश के लिए क्या क्या कर गए, जिस कारण हम स्वतंत्रता के साथ, स्वाभिमान के साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हमें इतिहास को सिर्फ समझना या महोत्सव की तरह नहीं मनाना, बल्कि उसे आगे गढ़ना है और अपनी भावी पीढ़ी तक इसे पहुंचाना है। हमारे पूर्वज जो कर गए उसे मनाने का अधिकार तो हमें है, लेकिन क्या आज के समय हमारे देश में समस्याएं नहीं हैं? हैं। पहले अलग समस्याएं थी, अब अलग समस्याएं हैं। पुराने समय में जो लोग कर गए उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, लेकिन अब बारी हमारी है। आजादी का यह उत्सव हम लोगों के लिए एक आह्वान है कि हम उन लोगों को याद करने के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझें और अखंड भारत को बनाए रखने में अपना योगदान दें। आप सभी को मेरी तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं एकल गीत
भैया सौरभ साहब को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अब झरोखों से न झांके, मुक्त है प्रांगण हमारा। हम त्रिविक्रम से बढ़ें, फिर नाप ले ब्रह्मांड सारा। अब झरोखों से न झांके, मुक्त है प्रांगण हमारा। हम त्रिविक्रम से बढ़ें, फिर नाप ले ब्रह्मांड सारा। अब झरोखों से न झांके, वेद मंत्रों की ऋचाएं देव भाषा में उचारें, और उनके अर्थ नूतन मातृभाषा में विचारें। फिर प्रवाहित भरत भूपर हो सनातन ज्ञान धारा। हम त्रिविक्रम से बढ़ें, फिर नाप ले ब्रह्मांड सारा। अब झरोखों से न झांकें, श्रेष्ठतम चिंतन की जिससे विश्व शिक्षक हम कभी थे। उच्च जीवन मूल मानव धर्म रक्षक हम कभी थे। क्यों बने भिक्षुक जगत में, कोश निज अक्षय विसारा। हम त्रिविक्रम से बढ़ें, फिर नाप ले ब्रह्मांड सारा। अब झरोखों से न झांके, मातृ गौरव गान गाकर है नहीं भवितव्य बनते। नव्यता के यान पर चढ़ भव्यतम कर्तव्य ठनते। अब हमारे मानदंडों से नपे यह विश्व सारा। हम त्रिविक्रम से बढ़े, फिर नाप ले ब्रह्मांड सारा। अब झरोखों से न झांके, मुक्त है प्रांगण हमारा। हम त्रिविक्रम से बढ़े, फिर नाप ले ब्रह्मांड सारा। अब झरोखों से न झांके, अब झरोखों से न झांके, अब झरोखों से न झांके। धन्यवाद। सैनिक ताल तुर। मैं बहन विधि को कविता वाचन हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विधि राघव है। मैं कक्षा 9वीं स की छात्रा हूँ। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। आज़ादी का ये कैसा मतलब तुमने जाना है? आज़ादी का ये कैसा मतलब तुमने जाना है? सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि को ही तुमने आज़ादी माना है। भारत की इस आज़ादी में कितनों ने मृत्यु वरण किया, कितनों ने अपना घर छोड़ा, कितनों ने जीवन मरण किया। अनगिनत अनाम शहीद हुए आज़ादी के मतवाले थे। अनगिनत अनाम शहीद हुए आज़ादी के मतवाले थे। भारत माता की पुकार पर वो कब रुकने वाले थे? संघर्षों की आज़ादी को हमने यूं बदनाम किया। राजनीति को सिर पे चढ़ाकर हमने ओछा काम किया।
आजादी का मतलब क्या? गाली की अभिव्यक्ति है? आजादी का मतलब क्या? पान की अभिव्यक्ति है? आजादी का मतलब क्या है? देशद्रोह के नारे हैं? आजादी का मतलब क्या है? कश्मीर का खोना है? आजादी का मतलब क्या? कश्मीर के पत्थर हैं? आजादी का मतलब क्या? विस्फोटों के उत्तर हैं? आजादी का मतलब क्या है? तुष्टीकरण या भ्रष्टाचार की नीति है? आजादी का मतलब क्या? एक जाति वक्त से पीती है? सही मायने में आजादी का मतलब गांधी जी का एक सपना है। आजादी का मतलब मेरे प्यारे भारत है। आजादी का मतलब शास्त्री जी की खुददारी है। आजादी का मतलब कलाम की ईमानदारी है। आजादी का मतलब वीर सुभाष का मान है। आजादी का मतलब भगत सिंह का बलिदान है। आओ हम सब मिलकर एक नया विचार करें, सबको साथ में लेकर नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत। सैनिक ताल गुरु। मैं हिंदी उद्बोधन हेतु बहन कशिश पांडे को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ज्ञानदायिनी मां शारदे, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी भैया बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कशिश पांडे है और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष 2047 में भारत के प्रति अपना दृष्टिकोण बताने वाली हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। 75 साल हुए आजादी को, 75 साल हुए आजादी को, चलो आज फिर एकता दिखाते हैं, मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, अमृत महोत्सव मनाते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। हमारे देश को आजादी मिले आज 75 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 25 वर्ष बाद 2047 में हमारे देश को आजादी मिले 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 2047 में भारत वैसा ही होगा जैसा हम इसे आज से बनाएंगे। वो कहते हैं ना, हम जैसा कुछ करने का सपना देखते हैं, ठीक वैसे ही बनते जाते हैं। इसी तरह 2047 में भारत की हम कल्पना कैसे करते हैं, ये तय करेगा कि अगले 25 वर्षों में हम कैसे क्रांति अपनाते हैं। अगले 25 वर्ष न केवल हमारे देश के लिए बल्कि भारतीय नागरिक होने के नाते हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखना चाहूंगी। पहले मैं बात करूंगी महिला सशक्तिकरण की। महिलाओं के साथ काफी भेदभाव होता है, लेकिन फिर भी वे घर से बाहर निकलकर अलग अलग क्षेत्र व समाज में अपनी पहचान बना रही हैं। 2047 में भारत के लिए मेरा दृष्टिकोण महिलाओं को अधिक शक्तिशाली व आत्मनिर्भर बनाने का है। इसके लिए हमें समाज में रहने वाले हर उस व्यक्ति की सोच को बदलना होगा जो ये सोचते हैं कि महिलाएं कमजोर हैं या फिर वे पुरुषों की भांति कार्य करने की क्षमता नहीं रखती। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत भी करनी होगी। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी शिक्षा की। शिक्षा को बढ़ावा देना सरकार का काम है, लेकिन आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो शिक्षा के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। 2047 में मेरे अनुसार भारत एक ऐसा देश होना चाहिए जहां पर शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य हो, हर व्यक्ति शिक्षित हो, कोई बच्चा बाल मजदूर ना हो। यदि बात की जाए रोजगार की, तो हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन या तो भ्रष्टाचार या तो फिर किसी अन्य कारण की वजह से उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती। 2047 में भारत एक ऐसा देश होना चाहिए जहां पर आरक्षित उम्मीदवार से पहले योग्य उम्मीदवार को नौकरियां मिले। आरोग्य और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो 2047 में भारत के लिए मेरा दृष्टिकोण लोगों को अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाना है और सभी को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। बात की जाए भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार उन प्रमुख कारणों में से एक है जो हमारे देश के विकास, राष्ट्र के विकास में बाधक है। 2047 में हर एक भारतवासी का ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि उसे अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और अपने देश के प्रति ईमानदारी व निष्ठा का परिचय देना है। इसी तरह 2047 के
मैं भारत के लिए मेरा दृष्टिकोण एक सुरक्षित, शिक्षित व आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। अगर हम सभी संविधान के मूल्यों का सही तरीके से पालन करेंगे और अपने देश के लिए कोई अच्छा कार्य करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश आदर्श देश कहलाएगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, सबके साथ के साथ, सबके साथ के साथ सार्थक हर प्रयास होगा। विश्व गुरु का खिताब भारत के ही पास होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सैनिक ताल करो। अब मैं आचार्य श्रीमान हेमचंद्र जी को कविता पाठ हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जितनी बढ़िया कविता विधि राघव ने पढ़ी और कशिश पांडे ने जितना अच्छा बोला उतनी अच्छी तालियां नहीं बजी, तो एक बार जरूर ताली अच्छे से बजा दी इन दोनों के लिए। धन्यवाद। देखिए, मंच पर आकर कोई भी जब कुछ बोलता है तो वो तालियां ही उसका पारितोषिक होती है, और वही अगर अच्छे से ना मिले तो मंच से बोलने वाले का मन थोड़ा सा विचलित सा हो जाता है। अब मैं कविता पाठ करूंगा और अच्छी लगे तो ताली थोड़ी अच्छी बजा दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ी संतुष्टि मिल जाए। बात हो रही है आज़ादी के अमृत महोत्सव की, और आज़ादी जिन्होंने हमें दिलवाई हम उनको भूल बैठे हैं। जब हम पढ़ा करते थे तो हमारी पुस्तकों में किसी ना किसी आज़ादी के दीवाने की कहानी हुआ करती थी, लेकिन आज की किताबों में से वो कहानियाँ ही गायब हैं। दुनिया भर की कहानियाँ, लेकिन उन शहीदों की कहानियाँ नहीं है। तो एक पीड़ा थी, उस पीड़ा को एक कविता के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। दी हमें आजादी देकर अपनी जवानी, दी आजादी को भेंट चढ़ा अपनी जवानी, क्यों पढ़ते नहीं आज हम उनकी कहानी, क्यों करते नहीं याद हम उनकी कुर्बानी। पहना दी जब देश को जंजीर गुलामी, पहना दी जब देश को जंजीर गुलामी, बजाया बिगुल क्रांति का और लड़ने की ठानी। काम किए ऐसे हिले अंग्रेजी शासक, ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें थी हिला डाली। ये काम किया उन लोगों ने, ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को तक को हिला के रख दिया, सब घबरा गए। और आजाद भगत राजगुरु नाम का बिस्मिल, आजाद भगत राजगुरु नाम का बिस्मिल, अंग्रेज बौखलाए ढूंढते थे उनके दल, अंग्रेज बौखलाए ढूंढते थे उनके दल, और हंसते हंसते चूम लिया मौत का फंदा। जब भी उनके लिए आदेश आता था इनको फांसी में लटका दो तो वो डरते नहीं थे, बड़े खुश होकर के फंदे को पकड़ के चूमते थे। तो हंसते हंसते चूम लिया मौत का फंदा, और पाई वो मौत वो भी हो गई उनकी दीवानी, पाई वो मौत वो भी हो गई उनकी दीवानी, क्यों पढ़ते नहीं आज हम उनकी कहानी। तो जो रीजन समझ में आया वो कुछ इस प्रकार समझ में आया कि सत्ता के नशे में हम हो गए हैं चूर, इसलिए किया इन शहीदों को खुद से दूर, क्यों कर बैठे हम आज इतनी सी नादानी, क्यों करते नहीं याद हम उनकी कुर्बानी। अब मैं बहन नमिता को अंग्रेजी उद्बोधन हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। A very pleasant evening to respected Principal Sir, Chief Guests, supportive teachers and all the gatherings. This is Namita Tiwari from class 9D standing in front of you to share my viewpoints on the unsung heroes of India. There are so many freedom fighters of India who contributed to the independence movement, but their name faded into the darkness. A freedom fighter wants his people to be their nation, to have their nation and independence by getting rid of his oppressors. Our country India was colonized by the British. Our freedom fighter fought against British to get independence for our India. But there are many freedom fighters who we probably haven't heard, but most of them sacrificed their lives for getting independence for our India. We call them the unsung heroes of India. They were Matanzini Hazrat Mahal, Senapati Bapat, Aruna Asaf Ali, Tara Rani, Peer Ali Khan, Kamla Devi, Durga Bai, Birsa Munda and many more. Matanzini Hazra was a part of the Quiet India movement and non-cooperation Indian movement. She continued to advance with the Indian flag, and even after
green short prize. She kept on shouting, Vande Mataram, Vande Mataram. There are so many people who played very most important role, but we forget them. So, today we forget those people, so it is the time to pay tribute to all these great people. We must honor their sacrifice and aim to live together in peace and harmony, ensuring social justice. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. गुरु, अब हमारे विद्यालय के भिन्न भिन्न स्वतंत्रता सेनानी के बारे में संवाद की प्रस्तुति हेतु कुछ भैया बहन आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विपुल कुमार है। समय एक ताकतवर और साहसी आदमी को ही अपनी विरासत देता है। समय एक ताकतवर और साहसी आदमी को ही अपनी विरासत देता है। अतः अपने मार्ग पर अड़िग रहो। अतः अपने मार्ग पर अड़िग रहो। अगर इरादा नेक और मजबूत हो, अगर इरादा नेक और मजबूत हो तो मनुष्य को विजय नहीं पराजय प्राप्त, मनुष्य को अजय नहीं विजय प्राप्त होती है, मनुष्य को पराजय नहीं विजय प्राप्त होती है। अपने अच्छे समय में अपने कर्मों से इतने विश्वास पात्र बना लो, अपने अच्छे समय में अपने कर्मों से इतने विश्वास पात्र बना लो कि जब बुरा समय आए तो वो भी अच्छे बन जाए, कि जब बुरा समय आए तो वो भी अच्छे बन जाए। जय महाराणा प्रताप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम महक है। मैं कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। कर क्यों दे हम तुम्हें कर, क्या लगते हो तुम हमारे, भाई बहन हो रिश्तेदार हो, क्या लगते हो तुम हमारे। बादल पानी देते हैं, भूमि अनाज देती है, चले जाओ फिरंगे हमारे राज्य से, नहीं तो मारे जाओगे। जय कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं भूमिका जोशी। शिक्षा केवल जीविकोपार्जन का साधन या धन अर्जित करने का साधन नहीं है। यह आत्मा के जीवन में एक दीक्षा है, सत्य की खोज में मानव आत्मा का प्रशिक्षण और सद्गुण का अभ्यास। विजय लक्ष्मी पंडित। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम रोशन कुमार सिंह। भारतीय एकता की मुख्य धारा इसकी संस्कृति ही है। इसका उत्साह कभी भी नहीं टूटा और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की धारा निरंतर बहती रहती है और हमेशा बहती रहेगी और हमेशा बहती रहेगी। पंडित पूजनीय मदन मोहन मालवीय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं मानसी शर्मा कक्षा 10वीं की छात्रा। सही सोच से सही आचरण बनता है। यह कहना गलत होगा कि किसी व्यक्ति की मान्यताएं मायने नहीं रखती, केवल उसका आचरण महत्वपूर्ण है। स्थायी सही आचरण बनने के लिए गलत विश्वास मायने नहीं रखता। यदि हम गलत सोचते हैं तो हम गलती से कार्य करते हैं, लेकिन यदि हम मूल रूप से ऐसा सोचते हैं तो हमारे सभी कार्य हमारी सोच के अनुरूप होते हैं। एनी बेसेंट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अभिषेक। यह धरती हमारी है, हम इसके रक्षक हैं। हर अन्याय के खिलाफ उलगुलान यही पुरखों का रास्ता है। उठो, प्रकृति ने तुम्हें जीने के लिए सभी हथियार दिए हैं। मैं सभी दिशाओं से सभी देशवासियों को पुकार रहा हूँ। धन्यवाद। बिरसा मुंडा। सैनिक ताल शुरू। हमारी आजादी में कई स्वतंत्रता सेनानियों का सहयोग रहा है, परंतु हम उनमें से कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ अधिक नहीं जानते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे विद्यालय के भैया बहनों द्वारा प्रस्तुत एक लघु नाटिका, जिसमें है उन गुमनाम सैनिकों के बारे में हमें अधिक जानकारी। नहीं, ऐसे वीरों की कहानी जिनका देश की आजादी में योगदान तो रहा, लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं।
आप सभी को हमारा नमस्कार। भावराव देवराज सरस्वती विद्या मंदिर के कक्षा 10वीं के छात्रों द्वारा प्रस्तुत है यह एक छोटा सा नाटक जिसका शीर्षक है आजादी के गुमनाम नायक। बताओ तो सही, हम किनके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बालक की जो मात्र 18-19 वर्ष की आयु में ही फांसी पर लटक गया। क्या? जी हाँ, वे बालक अंग्रेजों के खिलाफ जाकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए फांसी पर लटक गया और उनका मानना था कि गुलामी से बड़ी कोई भद्दी बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन एक दुख की बात है, क्या हम युवाओं में से आज से पहले उनके बारे में कोई जानता था? वो वीर थे खुदीराम बोस। अब हम किनके बारे में बात कर रहे हैं? भारत माता का एक ऐसा सुपुत्र जिसने भारत के स्वतंत्रता की चिंगारी को आग में बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा। उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए और उनसे वह चीज सही नहीं गई, जिसके कारण स्वरूप उन्होंने लॉर्ड कर्जन पर गोलियां चला दी। बदले में उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। अंग्रेज उन्हें मार तो सकते हैं मगर मिटा नहीं सकते। वह भारत के इतिहास में और हर भारतीय के हृदय में एक महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं। आज का आजाद भारत कभी गुलाम था, जिसमें कई वीरों ने अपना योगदान दिया। ऐसे ही एक वीर थे करतार सिंह सराभा। 1857 की क्रांति खत्म हो गई थी, उसके कई वर्ष भी हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। करतार सिंह सराभा एक ऐसे वीर थे जिन्होंने विदेश में रहते हुए भी अंग्रेजों के खिलाफ गदर पत्रिका में छापकर लोगों के भीतर क्रांति जगाने की कोशिश की और अपनी आवाज सैनिकों तक पहुंचाई, तथा दुर्भाग्यवश पकड़े जाने के कारण केवल 19 वर्ष की आयु में ही उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नायिका, स्वतंत्र विचारों वाली नारी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका जाकर भारत की आजादी की अलख जगाई और ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया, जिन्होंने जर्मनी में अगस्त 1907 में तिरंगा झंडा फहराया और लंदन में रहते हुए भी दादा भाई नौरोजी के साथ काम किया। कहते हैं ब्रिटिश विरोधी नीतियों के कारण अंग्रेजों ने उनकी हत्या की साजिश रची, लेकिन वे फ्रांस भाग गई और वहां से भारत में खिलौनों के साथ असला बारूद भेजती रही, जिसका देश के क्रांतिकारी प्रयोग कर सके। ऐसी वीरांगना थी भीकाजी रुस्तम कामा। अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर के सारंग की पुलिस चौकी पर तिरंगा झंडा फहराया। वो एक साधारण महिला थी, परंतु दिल में देश के प्रति प्रेम और जुनून होने के कारणवश अंग्रेजों ने उनके पति को भी मार दिया, लेकिन फिर भी वो डटी रही और सारंग की पुलिस चौकी पर तिरंगा झंडा फहराया। ऐसी साहसी महिला थी
तारा रानी श्रीवास्तव। जब जब हमारे देश में राष्ट्र निर्माण का जिक्र किया जाता है तो सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। उन्होंने हमारे भारत देश में बहुत सारी गतिविधियां की है और उनका नाम है रास बिहारी बोस। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने से रोका। होम रूल लीग आंदोलन के समर्थक, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले, लोकमान्य तिलक को कारावास होने पर उपवास करने वाले हमारे नायक थे पंडित नेकीराम शर्मा। जन्म 24 अक्टूबर 1914, पेशे से डॉक्टर और दिल से स्वतंत्रता सेनानी। सिंगापुर में आईएनएस से जुड़ी, आजाद हिंद फौज की कैप्टन रही, एशिया की पहली महिला कर्नल बनी, स्वतंत्रता सेनानियों की सेवा करने के लिए हमेशा अग्रसर रही। ऐसी साहसी महिला थी कैप्टन लक्ष्मी सेहगल। स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक वीरांगनाएं हुई। ऐसी ही एक वीरांगना थी जिन्होंने विवाह के समय मिले सारे धन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सैनिकों को हथियार मुहैया कराए। क्रांतिकारियों के मध्य वह भाभी के नाम से जानी जाती थी। वह थी दुर्गा भाभी। अब कहानी सुनते हैं कुछ ऐसे वीर सपूतों की जिनकी साहस की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। बंगाल के ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने बंगाल की क्रांति को एक नया मोड़ दिया। वे थे दिनेश बादल और विनोय बासु। विनोय बासु अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। उन्होंने बंगाल के आईजी की हत्या कर दी, जिसके बाद वे अंग्रेजों के दुश्मन बन गए। उन्होंने दिनेश व बादल के साथ मिलकर एक और अंग्रेजी अफसर की हत्या की योजना बनाई, जिसके बाद पकड़े जाने से पहले ही उन्होंने खुद को गोली मार ली। बादल, जिनका जन्म मुंशीगंज में हुआ था, यह तो बचपन से ही क्रांतिकारी थे। यह बंगाल वॉलंटियर्स के साथ जुड़े हुए थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे। केवल 18 वर्ष की आयु में इन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। दिनेश बिनोय बादल की तरह ही एक क्रांतिकारी थे। शस्त्र विद्या में निपुण थे। जेलों में कैद भारतीयों के भीतर क्रांतिकारी जुनून उत्पन्न किया और अपने पत्रों के माध्यम से युवाओं में जोश एवं जुनून उत्पन्न किया। आजादी एक छोटा सा शब्द है ना? मगर इस आजादी को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने ही भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दी, ना जाने कितने ही महिलाएं विधवा हुई, ना जाने कितने ही माताओं ने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया। इस देश के प्रत्येक नागरिक का भारत की आजादी में अपना अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। आज इस नाटक के द्वारा कुछ वीर सपूतों को याद किया। ऐसे ही अनेकों वीर सपूत और भी हैं जिनके बारे में शायद हमें पता भी ना हो, लेकिन उनका योगदान स्वतंत्रता में रहा। ऐसे वीर सपूतों को एक बार फिर से हम नमन करना चाहेंगे। मैं रहूं या
निवेदन करती हूँ कि वो हम सभी को अपने आशीष वचनों के द्वारा लाभान्वित करें। कार्यक्रम के हमारे सहयोगी श्रीमान पंकज जी, प्रकाश वीर जी, इस विद्यालय में जो शिक्षण कार्य को जो दिशा दे रहे हैं, बच्चों को जो भविष्य संवार रहे हैं, ऐसे शिक्षक वृंद, हमारी मातृशक्ति, इस विद्यालय के भैयाओं बहन, मेरा काम बच्चे लोगों ने बहुत आसान कर दिया। अमृत महोत्सव का जो वास्तव में उद्देश्य यही है कि कुछ ऐसे लोगों के द्वारा इतिहास लिखा गया जो सही जो नायक थे उनको हमने भुला दिया, और कुछ ऐसे लोग जो शायद इसके हकदार नहीं थे, उनकी महिमा मंडित हम लोग वर्षों से कर रहे थे। देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूरे भारतवर्ष में यह कार्यक्रम बनाई जा रही है। उद्देश्य यही है कि स्थानीय लोग अपने स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करें और भारत के इतिहास को पुनः लिखने की जरूरत है, ऐसा समाज में एक सशक्त संदेश जाए। यह अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं वो उनके कुर्बानियों का, उनकी अंतिम जो हुतात्मा के जिन्होंने देश के लिए समर्पित किया, उसका परिणाम स्वरूप हम यह दिन आज देख रहे हैं। 1947 में देश आजाद हुआ, ऐसा इतिहास में आता है कि भारत की खोज करने के लिए वास्को दी गामा आया। हालांकि भारत उससे पूर्व में भी था, विदेशियों के लिए खोज का विषय जरूर रहा होगा, लेकिन उससे 1000 वर्ष पूर्व अरस्तु, जो सिकंदर का गुरु हुआ करते थे, उन्होंने सिकंदर को बारे में, भारत के बारे में सिकंदर को पहले ही बता दिया था। मैं उस विषय को बार बार दोहराना नहीं चाहूँगा। आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, प्रत्येक दिन आपको इस विषय से रूबरू होना पड़ता है। मैं इतिहास के कुछ ऐसे पलों को आपके बीच में रखना चाहूँगा जो शायद आज मुझे रखना चाहिए। समाज जब जगता है तब क्या होता है, समाज जब सोता है तब क्या होता है, उसका परिणाम क्या सामने आता है, कुछ संस्मरण में आपको याद दिलाऊंगा। 1905 में बंगाल का विभाजन करने की मन स्थिति अंग्रेजों ने बनाई और एक प्रस्ताव लाए कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाए। बाद में आप लोग सुना होंगे बंग भंग आंदोलन। समाज जगा और परिणाम निकला कि 6 वर्षों के बाद उस प्रस्ताव को उनको वापस लेना पड़ा। 1947 में देश आजाद हो गया। समाज अपने देश की बागडोर ऐसे नेताओं के हाथों में सौंप करके समाज सो गया। परिणाम क्या निकला? इतने कुर्बानी देने के बाद भी देश का विभाजन हो गया। तो जब समाज सोता है और समाज जगता है तो दोनों का परिणाम आपके सामने है। एक और उदाहरण आता है, देश की सुरक्षा सैनिक करते हैं, सबको मालूम भी है, लेकिन देश की सुरक्षा तो अफगानिस्तानी सैनिक भी कर रहे थे। 1.5 लाख सैनिकों की तादाद थी
50,000 ऐसे विद्रोही आते हैं और उस सैनिकों का मनोबल गिरा करके और 7 दिन में ही उस देश पर पूरा कब्जा कर लेता। क्यों सैनिक हार गए? क्यों उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया? क्योंकि अफगानिस्तान का जो समाज था वो कहीं न कहीं अपने वैभवशाली इतिहास को भुला दिया था। तो जब हम अपने वैभवशाली इतिहास को जो भुला देते हैं तो हमारा भूगोल भी बदल जाता है। इस अमृत उत्सव का यही उद्देश्य है। हम अपने परम वैभव वाले जो इतिहास है उसको हर समय स्मरण करें। मैं 2 ऐसे मातृशक्ति को आज आपके मध्य में उनकी कुछ चर्चा करूंगा। झांसी की रानी, सबको मालूम है, पति का निधन हो गया, दत्तक पुत्र की गोद ली, अंग्रेजों ने उस पुत्र की मान्यता नहीं दिया कि वह राजा नहीं हो सकता है, आपको राज्य छोड़ना पड़ेगा। अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए पुत्र को पीठ पे चादर से बांधकर हाथ में घोड़े का लगाम को जगह पर दांतों में लगाम ले करके दोनों हाथों से तलवार निकाल करके युद्ध कर दिया। ये हमारी मातृशक्ति की ऐसा इतिहास रहा। शिवाजी की माता जी जीजाबाई बाल्यावस्था में होती हैं, मंदिर से पूजा करने के लिए वापस आ रही हैं। मुगल सैनिक उनके शरीर पर गंदगी डाल देते हैं। मन में भाव आता है, ऐसा क्यों हुआ? अब मैं अपवित्र हो गई, पूजा करके आ रही थी। पिताजी से आकर इस बात को बताती है, पिताजी मेरे साथ ऐसा हुआ। उनको ऐसा लगता है बाल स्वभाव, पिताजी से कहूंगी तो हमारा इस अपमान का बदला लेंगे। पिताजी समझ जाते हैं, बच्चे को समझा देते हैं, गलती से हो गया होगा। लेकिन माता जीजाबाई इतनी समझ थी उनकी कि कहते हैं ना, आप लोग जब अपने को बच्चों को शिक्षा देते हैं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, वो समझ गई कि जानबूझ करके हुआ क्या अनजाने में हुआ। फिर वो अपने मन में प्रतिज्ञा लेती है कि मैं जिस पुरुष से शादी करूंगी उससे इसका बदला लूंगी। और जब उनकी विवाह होती है तो अपने पति से कहती है कि जानते हैं मैंने आपसे क्यों शादी की? मेरे साथ मुगल सैनिक ने मेरा ऐसा अपमान किया है और उसका बदला लेंगे। लेकिन हम सभी को मालूम है कि शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे वो मुगल दरबारी थे। उनसे बदला लेने की तो बात, उस समय हिंदू और हिंदू का नाम लेना ही बहुत बड़ा एक जुर्म होता था। फिर संकल्प लेती है, मैं ऐसे पुत्र को पैदा करूंगी जो मुगल से बदला लेगा। ये हमारी मातृशक्ति है और ऐसा पुत्र को उन्होंने पैदा किया और उसको ऐसी लालन पालन की, ऐसी उनको शिक्षा दी जिन्होंने हिंदू पदशाही की स्थापना किया। मैं यह विषय अपने मातृशक्तियों के बीच में इसीलिए कहा, आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। नारी निंदा मत करो कि नारी नर के खान, नारी से नर होते है कि ध्रुव प्रहलाद समान। हम सबको बनाने वाले आप ही हैं। इस देश को भी संवारना, इस देश को भी बनाना, ये आपके ऊपर है। अब इतिहास में 2 और मैं महापुरुषों को स्मरण करूंगा। बच्चे लोगों ने हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर कर दी। मैं उन महापुरुषों को, उन शहीदों को याद करना चाह रहा था इस मंच से, जिनको शायद इतिहास के पन्नों में उनके नाम कहीं न कहीं पड़े नहीं होता है। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में इतिहासकार क्या लिखते हैं कि महाराणा प्रताप युद्ध में पराजित हो गए, जबकि अन्य इतिहासकार लिखते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप वहां पर जमीनों के पट्टे लिख रहे थे। उनके
उनके नाम की मुद्राएं चल रही थी और अकबर ने अपने सेनापति और अपने मंत्री को अपने राज्य से निकाल दिया था। अब विषय ये आता है कि जो अकबर हल्दी घाटी का युद्ध जीत गया था, वो अपने सेनापति को और अपने मंत्री को अपने राज्य से क्यों निकाला। और हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी बहुत सारे युद्ध अकबर ने महाराणा प्रताप से किया, लेकिन इतिहास में क्या दर्ज कर दिया गया? महाराणा प्रताप दर दर की ठोकर खाते रहे, घास की रोटी खाए और हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी बुरी तरीके से पराजय हुआ। शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदू पदशाही की स्थापना करते हैं, मुगलों की कमर तोड़ते हैं, उनके बारे में तथाकथित इतिहासकारों ने क्या लिख दिया कि शिवाजी पहाड़ी चूहा थे, एक ऐसा वीर व्यक्ति जब हिंदू और हिंदू शब्द कहना बड़े अपने लिए सौभाग्य का विषय होता था, वो हिंदू राष्ट्र और हिंदू पदशाही की स्थापना करता है। तो जब देश आजाद हुआ तो कुछ ऐसे लोगों के हाथों में इतिहास लिखने की जिम्मेवारी आ गई जिन लोगों ने हमारे वैभव को, हमारे पराक्रम को कहीं ना कहीं हमारे मन में एक प्रकार की ऐसी हीन भावना पैदा रहे, इस नाते उन्होंने इतिहास को ऐसे लिखे कि जिस इतिहास को पढ़ने में भी स्वयं हमारे बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को भी शर्म आती। अब लोग कहते थे कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बड़ा अच्छा गीत है, हमने भी बचपन में से ही हमको भी गवाया गया, हमको भी ऐसे सिखाया गया। तो इन लोगों की जो कुर्बानियां हुई, इन लोगों की जो फांसियां हुई, वो तो फिर गलत हो गई। जब ऐसे ही आजादी मिल गई थी और ऐसे ही आजादी मिल जानी थी तो जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में 1919 में इतने लोगों का नरसंहार क्यों किया? इसलिए पुनः एक बार इतिहास लिखने की जरूरत है। जेल दो आदमी को होता है देश की आजादी के लिए, एक आदमी से अंग्रेज कोलू पढ़वाता है और एक आदमी बैठ करके टेबल कुर्सी लगा करके पुस्तक लिखता है। यह विचारणीय विषय है, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा जब समाज सोता है और समाज जगता है और समाज अपने इतिहास को भुला देता है, अपने वैभव को भुला देता है, तो उसका परिणाम क्या है? वर्तमान समय में अपने इस देश को किसी न किसी रूप से खंडित करने का, किसी न किसी रूप से इसको तोड़ने की अनेक प्रकार की जो भी युक्ति हो सकती है वो लगाई जा रही है। आप सभी सोशल मीडिया पर हैं, देखते हैं। वर्तमान समय में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख लोग सोशल मीडिया पर होते थे। आज के देश में 40 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, अन्य जितने भी माध्यम है सोशल मीडिया, उनके सामने जो परोसा जा रहा है, उनको सामने जो बताई जा रही है, वही वो आगे लेकर चलते हैं। इसलिए हमारे घर की जो बेटी है, हमारे घर की बहू है, हमारा ही पुत्र है, वो क्या पढ़ रहा है आपको खुद नहीं पता है, और उसकी मनोस्थिति कैसे बन रही है वो आपको भी नहीं पता है। इसलिए वो कह देता है कि हिंदू का, मुसलमान का, सबका खून एक ही जैसा, सब भाई हैं। वास्तविकता ऐसा है क्या? बहुत दूर है। इसलिए हम सबको सही चीज समाज में पहुंचे, ये अमृत महोत्सव का एक दूसरा भी उद्देश्य है। अभी समाज में 3 प्रकार की शक्तियां काम कर रही है। एक शक्ति है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग इन इंडिया, जो भारत को तोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के, किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है। इसलिए आप देखते होंगे कि एक सेना का शीर्ष अधिकारी भी पैसे की लालच में अपने देश की जासूसी लगता है करने।
एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को भगवान के दृष्टि का लोग समझते हैं कि ईश्वर का स्वरूप है, वह व्यक्ति लोगों का ऑपरेशन में किडनी निकाल करके बेच देता है। किसी प्रकार किसी भी स्तर से अपने देश की संस्कृति और सभ्यता समाप्त हो, ऐसे कुछ बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। पिछले कई एक वर्षों से उनकी शक्तियां थोड़ी सी कमजोर जरूर हुई है, लेकिन वो भी समाप्त नहीं हुई। एक दूसरी जो शक्ति है उसको हम कहते हैं मेकिंग इन इंडिया, जो भारत को बनाना चाहते हैं, भारत माता को परम भवर पर पहुंचाना चाहते हैं। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपनी कुर्बानियां दी है, तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे न रहे, इसको स्थापित करने में लगे हुए हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं। वो दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते हैं। 18 घंटे काम कर रहे हैं, किसी तरीका से देश का नव निर्माण हो। जो हमारे पूर्वजों ने जो विरासत हमको देकर गए थे, वह पुनः स्थापित हो। भारत विश्व गुरु बने, भारत माता परम वैभव के स्थान पर बैठे। एक दूसरा समाज है जो लुकिंग इन इंडिया है। ये तोड़ने वालों को और निर्माण करने वालों को केवल देख रहा है। जो तोड़ने वाले और निर्माण करने वालों को देख रहे हैं, उनके लिए यह अमृत उत्सव है कि आप आने वाले भविष्य में भारत अपने बच्चों को कैसा सौंपना चाहते हैं। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा भारत सौंपना चाहते हैं कि हमारी बेटी स्कूल जाए तो माँ तब तक नहीं सोए, जब तक जगी रहे तब तक वो घर वापस नहीं आ जाती है? आप भारत को ऐसे हाथों के लोगों के हाथों में सौंपना चाहते हैं कि आप ही के देश में आप ही के लोग शरणार्थी हो जाते हैं? आप उनके हाथों में भारत को सौंपना चाहते हैं? आप वैसा भारत अपने बच्चों को सौंपना चाहते हैं कि आपके दरवाजे पर कोई आकर लिख देता है कि यहां पर आपको रहना नहीं है, कल से आप अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लीजिए? इन सारी विषयों पर आज हमको विचार करना है। अगर हमने इन सारी विषयों पर विचार नहीं किया तो जो हमारे लोगों ने कुर्बानियां दिया था इस देश को बनाने के लिए, उनकी कुर्बानियां कहीं ना कहीं जो सफलता के लिए थी, वो कहीं ना कहीं हम असफल हो जाएंगे। इसलिए समय की भी सीमा है। हमको प्रधानाचार्य जी ने, पंकज जी ने पहले ही बोलने से पहले ही हिदायत दे दिया था कि आपको हमने 15 मिनट का समय आपको रखा था। तो मैं बस आपसे एक ही चीज का आह्वान करने के लिए आया। देश की सुरक्षा सैनिक करते हैं, हम देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? हम देश का निर्माण कैसे कर सकते हैं? अगर हम अपने जीवन में अगर एक भी विद्यार्थी को इस राष्ट्र के निर्मित अगर बना दिया तो आप समझिएगा कि देश के योगदान आपने बहुत दे दिया। अगर हम हमने अपने आस पड़ोस में कहीं भी गंदगी कोई कर रहा है और मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, अगर हम इसको रोकने में और अपने करने में सफल हो गए तो आप समझिएगा कि देश का प्रत्येक दिन आप निर्माण कर रहे हैं। बिना काम का अगर एक भी बल्ब जलते हुए अगर आपने छोड़ दिया या बल्ब बंद कर दिया तो आप समझिएगा कि हम देश का निर्माण कर रहे हैं। बिना आवश्यकता की चीजों का अगर हमको जितने भोजन की आवश्यकता है, अगर उसे 2 दाने भी अगर हमने ज्यादा खा लिया तो आप समझिएगा कि देश का निर्माण में मैं बाधा बन रहा हूं। यह मैं आप सबके बीच में कुछ चीजें थी जहां पर मैं आपको वो कल्पना देना चाह रहा था। इस अमृत महोत्सव का उद्देश्य यही है, पूरे भारत में लोग इसको कर रहे हैं और अपने विचार परिवार के सारे संगठन लोगों ने इस पर आगे बढ़ा है, क्योंकि सरकार की भी अपनी एक सीमाएं होती है किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए। उनकी एक राजनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन समाज जब जागेगा, समाज जब आगे बढ़ेगा तो उसका परिणाम आपके सामने जो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है
और वर्तमान में भी आपको दर्ज कराना है। बस आज यही 4 शब्द आपके बीच में रखना था। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथि महोदय जी। अब मैं श्रीमान अजय जी को आभार व्यक्त करने हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार सभी को। श्रीमान सतेंद्र जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमें सिखाया कि जो अपने गौरवशाली इतिहास को याद नहीं रख सकते, उनका इतिहास बदल जाता है, उनको भूगोल बदल जाता है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, और उन्होंने अपना कीमती समय देने के लिए जो हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया है और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, बहुत अच्छा लगा। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, बहुत कम समय सफल बनाने में शालिनी जी, सरिता जी और अंतरा जी और राज जी, विशेषकर राज जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें बताने, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सभी का। आए हुए सभी अभिभावक और बच्चों, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से निभाया, अपना जो कर्तव्य था, और हमारे जो वीरांगना थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनको याद किया, उन सभी के लिए विशेष धन्यवाद और आभार। धन्यवाद।